नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अपन जो बात कर रहे थे बच्चों, वो लेसन नंबर सेकंड की बात कर रहे थे, जो आपका अम्ल सार तथा लवण के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और अब उसी को अपन कंटिन्यू लेके चलेंगे। अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है अपने हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। अपन हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस आधार में करें? बच्चों मैं आपको यूं बोलूं कि मान लो कोई बोतल है, उस बोतल के अंदर मैंने एक गैस भर रखी है, और गैस भर रखी है, और फिर मैं बोलूँ कि बताओ अब इसमें हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तो आप उसका परीक्षण कैसे करोगे? बच्चों देखो, मैं आपको सिंपली ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपने पिछली बार बोर्ड में आया था। इस चीज़ का आप याद रख लेना, पिछली बार ये अपने बोर्ड के अंदर था, तो इस चीज़ का आप अच्छी तरीके से याद रखेगा, है ना। तो अब देखो, सीखते हैं इसको अपन किस टाइप से याद रखेंगे और किस टाइप से याद नहीं रखेंगे। देखो मैं आपको एक सिंपलीफाई इधर समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको एक स्टैंड लेना। ये स्टैंड बना हुआ है प्रकार से, एक स्टैंड बना लिया आपने। स्टैंड बनाने के लिए बाद में आपने क्या कर दिया कि एक नॉर्मली स्टैंड ऐसे बनाया। स्टैंड बनाने के बाद आपने एक परख नली ली, ऐसा करके परख नली ऐसे ले ली। और परख नली लेने के बाद आपने क्या किया, उस परख नली के अंदर आपने कुछ वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद कुछ बर्न कर दिया। बर्न का मतलब आपने कुछ चीज़ जलाई अंदर, है ना। ऐसे बर्नर लगा दिया। बर्नर का मतलब बोलते हैं बच्चों, जो जलाने का होता है वो चीज़ जलाई। उसके बाद में क्या किया आपने, जैसे गर्म किया, गर्म करने की भाप इधर से यहाँ तक गई। आपने एक यहाँ पर कुछ स्टैंड बना दिया ऐसा करके, और भाप, और यहाँ आपने एक परख नली रख दिया आपने। फिर भाप इधर से इधर गई, और जाने के बाद वहां पर क्या थी, थोड़ी थोड़ी आपने हाइड्रोजन गैस जमा होने लगी। भाई पानी को अगर अपन गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिससे अपन यूं ही बोलते हैं ना कि H2O होता है ना। तो पानी का सूत्र ये होता है। तो इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन गैस होती है बच्चों, और एक क्या होती है अपने, ऑक्सीजन गैस होती है। ये होती है दोनों की दोनों गैसें इसके अंदर होती है ना। एक तो हाइड्रोजन गैस होती है, एक अपने ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। ये बात अपन समझ रहे हैं। तो अपने क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आएगी, फिर अपन क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए एक काम करेंगे, अपन यहाँ पर एक मोमबत्ती लगाएंगे ना। अपने को ये भी बनाना है बोर्ड के अंदर। मैंने जो रेड पेन से लिखा है बच्चों, यही अपने को बोर्ड के अंदर बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है ना। ये चित्र आया हुआ है, तो आप ये चित्र बनाने में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए, इसको सीख ले, है ना। तो मोमबत्ती रखेंगे, क्या रखेंगे, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती अपन ने रखी, मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती में थोड़ी आग से लगाई अपन, क्या लगाई, आग लगाई। जैसे बच्चों अपन आग लगाएंगे तो यहाँ पर वो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो उस आग को पकड़ेगी और ब्लास्ट हो जाएगी। बच्चों हाइड्रोजन गैस जलती है, ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस जलती है ना। तो वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जलेगी, और जलकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक ब्लास्ट होएगा जोरदार, है ना। जैसे फटाका होता है ना, पटाखे, फटाके। तो फटाके जैसी आवाज आएगी, बम, है ना। थोड़ी ऐसी करके एक थोड़ी सी आवाज आएगी, ऐसे करके आवाज से आएगी, ठीक है, बम, एक ब्लास्ट होएगा। और वो जैसे बच्चों वो ब्लास्ट होएगा ना, तो ये पटाखे जैसी आवाज आएगी। इसी आवाज को अपन कहते हैं पॉप साउंड। क्या कहते हैं, पोप ध्वनि कहते हैं, पोप ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पोप ध्वनि कहते हैं, पोप, है ना। ये बात ध्यान रखना। ये इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करेंगे। भाई बच्चों, अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो वो जल जाएगी और एक फट जाएगी, और अगर वो हाइड्रोजन गैस नहीं होगी तो नहीं फटेगी। सिंपल ही बात है, ये बात आप याद रख लेना। तब देखो, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, तो पोप तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है ना, जो मैंने आपको ये बताया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो बच्चों, एक हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कर सकते हो। तो ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखना। अगले चलते हैं नेक्स्ट बच्चों आपने। अब देखो यहाँ आपने अगला जो एक टॉपिक आ रखा है, वो टॉपिक है अपनो अम्ल व क्षार की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। बच्चों में इसको आप अलग से थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखो क्या होता है, सबसे पहले आप समझो कि कार्बोनेट क्या होता है ना। क्योंकि अगर अपने को कार्बोनेट वगैरह के बारे में अगर पता ही नहीं होगा तो अपन अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कार्बोनेट क्या होता है और बाई कार्बोनेट क्या होता है। बाई कार्बोनेट क्या चीज़ होता है ना, दो चीज़ें मानते हैं। देखो बच्चों, कार्बोनेट को तो बोलते हैं CO3 टू माइनस। कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है बच्चों, CO3 टू माइनस। और एक है बाई कार्बोनेट। क्या है भाई, बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट का सूत्र होता है बच्चों H2CO3। H2CO3 बच्चों, इसका नाम है बाई कार्बोनेट। एक तो कार्बोनेट सिंपली हो गया, एक अपने बाई कार्बोनेट हो गया। आप HCO3 माइनस भी बोल सकते हो, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ना। बाई कार्बोनेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 माइनस। मैंने कल आपको वो सूत्र बनाना सिखाया था, है ना, कि आप जैसे इसके माथे वाला इसके पैरों में चला जाएगा, उसके माथे वाला, क्योंकि जैसे, और एक ये है कि जब आप कार्बोनेट से बाई कार्बोनेट बनाते हो तो इधर से एक माइनस कम करते जाओ, इधर एक से हाइड्रोजन बढ़ा देते जाओ। जैसे मैंने देखो ऊपर एक माइनस कम किया और इधर एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया। अगर मैं एक और माइनस कम करूँ ना, तो मेरे इधर हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, और CO3 में कुछ भी माइनस नहीं लगेगा। 2 माइनस थे और 2 हाइड्रोजन लगा दे, तो इसे भी बाइकार्बोनेट बोलेंगे। पहले एक ही अपने माइनस हटाया था, 2 माइनस थे, एक ही माइनस रख दिया और एक हाइड्रोजन लगाया था, ये भी बाइकार्बोनेट है। ये सबसे पहले आप सीखो। अब देखो, अब चलते हैं अपन अपनी जो वहाँ अभिक्रिया हो रही है कि अम्ल
धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, है ना। तो इस वापस समझो कि कार्बोनेट तो बच्चों ये वाला है अपने, अब इसके साथ में हमने कोई ना कोई धातु भी ऐड करनी, क्या करनी है, धातु भी ऐड करनी, क्योंकि जब अपन अभिक्रिया करेंगे बच्चों धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करेंगे। अब मैंने आपको समझाया था कि धातु और कार्बोनेट को कैसे ऐड करते हैं। मान लो बच्चों अपन ने सोडियम को ऐड कर रहे हैं, किसको, सोडियम, सोडियम एक प्रकार की धातु होती है बच्चों, सोडियम को ऐड करना है, किसके साथ में, कार्बोनेट के साथ में ऐड करना है। ये मैंने कल आपको सिखाया था कि इसके माथे वाला इसमें और इसके माथे वाला इसमें, तो इसके माथे वाला इसके पैरों में जाएगा, इसके माथे वाला, अब देखो इसके माथे में कुछ है क्या, सोडियम के, है ना, Na के माथे में कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं जाएगा, उसके 3 है ऑलरेडी, 3 ही रहेंगे, इसके माथे में 2 है तो नीचे 2 चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा आपके Na2CO3 आपके ये बन जाएगा, उसके माथे वाला अपन ने इसके पैरों में बैठा दिया। तो बच्चों ये हो गया अपने कोई ना कोई एक धातु कार्बोनेट, और इसका नाम बोलेंगे अपन सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, क्योंकि बच्चों यूं होता है ना कि धातु अपन बोल देंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज वहां है जो धातु है, लेकिन अगर वहां अपने को पता है कि धातु की जगह सोडियम है तो उसका नाम भी अपन सोडियम कार्बोनेट ही बोलेंगे ना, कि धातु की जगह अपन ने सोडियम लगाया तो वो एक प्रकार से क्या हो गया बच्चों, आपके सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही नॉर्मल नीचे वाली बात भी है, नीचे भी आपको ऐसा ही करना है, नॉर्मल सी बात है कि जैसे मान लो कि ये अपने बाइकार्बोनेट है ना, अब बाइकार्बोनेट के साथ में क्या ऐड करना है, धातु ऐड करनी, क्या ऐड करना है, धातु, है ना, और किसको, बाइकार्बोनेट को, CO3 2 माइनस को ऐड करना है। अब जैसे मैं धातु की जगह वापस वही सोडियम ले लेता हूँ, इसकी अपने को किसके साथ जोड़ना है, HCO3 के साथ जोड़ना है ना, क्योंकि ये HCO3 का सूत्र बाइकार्बोनेट का सूत्र है। इसके माथे में कितना है, 1 है, इसके माथे में भी 1 है ना, जहां कुछ भी नहीं होता बच्चों इसके मतलब वहां कुछ ना कुछ 1 है ना। तो देखो, तो इसके माथे में भी कुछ नहीं है, इसके माथे में भी 1 है, तो 1 को तो अपन लिखते ही नहीं है, तो ये क्या बढ़ जाएगा, Na बन जाएगा भाई। इसके पैरों में आएगा तो इसके पैरों में 1 को तो लिखते ही नहीं, 1 आएगा तो 1 को कौन सा लिखे, वो खुद ही अकेला है, ये तो क्या लिखेगा उसको, और H का H आ जाएगा और CO3 का CO3 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, इस क्या नाम हो गया इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। बच्चों ये आपको आना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से सीखोगे तो ही आप अच्छा कर पाओगे, है ना, क्योंकि अगर धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आपको बनाना नहीं आया तो वहां पर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो देखो बच्चों इधर दिख रहा है आपको कि अम्ल की क्रिया किससे कर रहे हैं, धातु कार्बोनेट से कर रहे हैं। देखो अम्ल यहाँ पर HCl ले रहे हैं बच्चों ना, HCl बहुत फेमस अम्ल है बच्चों, बहुत फेमस अम्ल मान लो आप HCl को। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं इसका नाम, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन को हाइड्रो बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोरिक बोलते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसकी क्रिया कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट है बच्चों, जो अपन ने इधर सीखा था, देखो ये सोडियम कार्बोनेट है ना, तो अपन ने सीखा था, देखो सेम टू सेम ऐसा ही लिखा Na2CO3, क्योंकि इसके माथे में 2 वाला इसके नीचे आ गया। अब देखो जब भी आपको 2 ऐसे तत्वों के बीच में क्रिया करनी हो ना, आपको बहुत बहुत शानदार एक चीज बताता हूं मैं, देखो भाई, है ना, इधर देखना, बहुत बढ़िया, मैं आपको एक चीज बताता हूं शानदार वाली, कैसे अभी आप अभिक्रियाएं करते हो। जैसे देखो अपने एक आया कि आपको क्रिया करनी है, क्या करनी है, आपको क्रिया करनी है ना, किससे करनी है, HCl से क्रिया करनी है, किसकी क्रिया करनी है, Na2CO3 की क्रिया करनी है। तो बच्चों इनको तोड़ना सीखो, क्या करना सीखो, पहले तोड़ना। जैसा ये टूटेगा ना तो एक तो बदलेगा H प्लस में, है ना। मैंने आपको पहले बोला था कि अपने विज्ञान के अंदर, अपने साइंस के अंदर क्या होता है बच्चों, एक तो प्लस और एक माइनस, 2 चीजें जुड़ती है जब जाके एक यौगिक बनता है। तो इसमें एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, इसी प्रकार इसमें भी एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो इसके ऊपर H प्लस आ जाएगा। इसके पैरों में 1 लगा है ना, तो पैर वाला माथे में जाएगा, टूटेगा तो वापस, और इसके पैरों वाला उसके माथे में, और इसके भी कुछ नहीं लग रहा, इसके भी कुछ नहीं लग रहा, तो ये आ जाएगा Cl माइनस और H प्लस, है ना, एक एक लगाते हैं। अब देखो इसके पैरों में कितना लिखा हुआ है, 2, है ना, तो ये 2 उसके ऊपर जाएगा, और अपन जानते हैं सोडियम के ऊपर तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, क्या आता है, प्लस आता है, और कार्बोनेट के ऊपर माइनस आता है, तो कार्बोनेट के माइनस कितना आएगा, इसके पैरों में 2 लिखा हुआ तो इसके ऊपर -2 जाएगा, इसके पैरों में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके ऊपर प्लस ही जाएगा। ये 3 मत समझना आप भाई, सर इसके पैरों में तो 3 लिखा था, इसके ऊपर 3 जाना चाहिए, ये 3 इस CO से जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है। ये अगर अलग होता है ना तो इसके कोष्टक बनाकर बाहर होता है कुछ ना कुछ, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे, तो अब क्या होता है, सर ये जोड़ना सिखाओ हमारे को, तो हाँ बच्चों वही सिखा रहा हूँ मैं आपको जोड़ना। देखो अब इधर भी अपन ने तोड़ लिया, इधर भी, तो इसमें भी ऐसा ही,
प्लस वाला तो मिलेगा इधर भी माइनस वाले के साथ और माइनस वाला मिलेगा इस प्लस वाले के साथ। तो यहाँ पर ये माइनस वाला ये प्लस के साथ मिला तो ये क्या बन गया NaCl बन गया। क्या बन गया बच्चों NaCl बन गया। ये बन गया नमक। क्या बोलते हैं इसको नमक। NaCl का सूत्र क्या है नमक का सूत्र है। और ये H इस CO3 2 माइनस के साथ मिला तो बच्चों देखो इसके मात्रा में 2 माइनस इसके प्लस तो ये दो इसके हाइड्रोजन नीचे आने चाहिए ना। तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी H2CO3 बनेगी है ना। क्या बनेगी H2CO3 कि इसकी मात्रा में बैठा हुआ तो इसके पैरों में जाएगा। अब बच्चों ये और टूट सकता है जैसे अगर यहाँ तोड़ रखा है आपके है ना देखो यहाँ तोड़ा हुआ है ये और टूटा हुआ है और टूटकर आपको एक तो बदल रहा है CO2 में एक बदल रहा है H2O में। देखो बच्चों एक तो बन गया NaCl है ना। अब इस चीज को वापस उन्होंने तोड़ा है H2O को। इसमें H2CO3 को एक तो बदल दिया H2O में और एक इसको बदल दिया CO2 में। किसमें बदल दिया CO2 में। तो इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया होती है बच्चों की जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो एक तो बनता है लवण एक बनता है CO2 एक बनता है जल बनता है। ये बात आप याद रखना। इसी प्रकार अम्ल धातु की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल की क्रिया किससे हो रही है धातु बाइकार्बोनेट से। वही यहाँ होगा लवण है ना लवण है ना ये लवण नहीं ये लवण है बच्चों लवण कर लेना और वापस वही CO2 और वापस वही जल बनेगा इसके अंदर भी। इसमें आपको अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है आप उसी में समझ गए होंगे कि HCl की क्रिया जब इससे करेंगे तो ये सोडियम अलग होगा क्लोरीन से मिलेगा तो मतलब वापस NaCl बन जाएगा और ये वापस इसके साथ मिलने पर एक तो CO2 बनाएगा एक क्या बनाएगा जल बनाएगा। समझ जाओगे बात को। अब देखो अपने अम्ल के साथ तो पढ़ ली कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया और अब है कि सार धातु है ना सार धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये आपके मेन बात बच्चों सार कभी भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये बात आपको एग्जाम सेंटर में लिखनी है। क्या लिखनी है कि सार कभी भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता केवल अम्ल करता है और अम्ल क्रिया कर कर एक तो लवण एक जल और एक CO2 का निर्माण करता है। वो बाइकार्बोनेट हो या आपके कार्बोनेट हो दोनों में काम में सेम ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट बात बच्चों कि आपके CO2 का परीक्षण किस तरीके से किया जाता है ना। जब अपन पहले तो अपन ने हाइड्रोजन गैस का परीक्षण पढ़ा है अब CO2 का बच्चों हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आए। अब देखो इसमें आपको क्या करना है इसमें भी आपके सिंपली काम करना है। देखो बच्चों एक सिंपल बात मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे क्या है कि आप जब भी परीक्षण करो ना CO2 का तो CO2 में कुछ नहीं करना है। CO2 होती है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको आप क्या करो चूने के पानी से गुजार दो। चूने के पानी से अगर मान लो कि जैसे अगर उसके अंदर CO2 भरी रहेगी ना तो वो चूने के पानी को दूधिया कलर में बदल देगा। किस कलर में दूधिया कलर में बदल देगा। किस कलर में बदलेगा दूधिया कलर में बदल देगा। दूधिया रंग में बदल देगा। दूधिया का मतलब सफेद रंग में बदल देगा। तो ऐसे ही अपन परीक्षण कर लेंगे उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है ना। अगर नहीं बदला तो इसका मतलब उसके अंदर नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चों देखो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है ना। दूधिया क्या हो जाता है वो जो आपका चूना का पानी था वो दूधिया हो जाता है। तो इससे पता लग जाता है कि हाँ उसके अंदर क्या प्रेजेंट है CO2 गैस। यहाँ एक अभिक्रिया दी गई बच्चों आपके CaOH2 का होल्टवाइज। बच्चों आपकी दो चीजें होती है मैं आपको एक तो समझाता हूँ। एक तो होती है CaCO3 इसे तो कहते हैं बच्चों चूना। ये तो किसका सूत्र है चूने का सूत्र है। ये है चूना। एक है बच्चों नॉर्मली CaO है ना और एक है आपके CaOH2 का होल्टवाइज। तीन सूत्र है। अब इसे भी बोलते हैं प्योर चूना। ये है बच्चों प्योर चूना। प्योर चूना कौन सा है प्योर चूना कभी सूत्र पूछे तो CaO ही बोलना है। ये प्योर चूने का सूत्र है। ये CaOH2 का होल्टवाइज है ना बच्चों इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसे बुझा हुआ चूना। किसका सूत्र है बुझा हुआ चूना इसका सूत्र है। किसका सूत्र है बुझे हुए चूने का सूत्र की अगर बात करें तो CaOH2 का होल्टवाइज। और बच्चों जब भी अपन क्या करते हैं CO2 का परीक्षण करते हैं तो बुझे हुए चूने के साथ ही करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों इस CO2 का इस बुझे हुए चूने के साथ अपन क्या करेंगे गुजारेंगे और CaCO3 का निर्माण होगा। मतलब किसका चूने का निर्माण होगा। और चूना आपको पता है व्हाइट कलर का रहता है सफेद कलर रहेगा तो पानी भी आपके कैसा हो जाएगा दूधिया कलर हो जाएगा। तो इससे अपन क्या लग जाएगा अपने को पता चल जाएगा। और अगर मान लो कि आपने अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित की तो थोड़ा अलग होगा बच्चों। अधिक मात्रा में अगर अपने को CO2 चाहिए तो पहले क्या करनी पड़ेगी CaCO3 क्रिया किससे करनी पड़ेगी जल और CO2 से करनी पड़ेगी और आपके CaHCO3
2 3 का होल ट्वाइस का आपका एक फॉर्मूला बनेगा। मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखो ये सी है, ये सी है, यहाँ से एक एच उठाया, इधर एक एच रख दिया, फिर ये एक CO3 और ये ऑक्सीजन भी इसके साथ मिलने पर ये भी CO3 बन जाएगा। मतलब एक तो CO3 ये हो गया, एक CO3 ये हो गया, तो दो तो CO3 हो गए। और इसका जो एक एच है ना, इसका एक एच, तो अपन क्या करेंगे, एक कोष्टक बनाएंगे, ये भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 एच हो गए, है ना, और 2 CO3 हो गया। एक तो ये CO3 हो गया, एक ये CO3 हो गया, और ये एक CA अलग हो गया। तो CA को तो बाहर लिख देंगे और H और CO3 क्या कर देंगे, यूं ब्रैकेट बनाकर 2 लगा देंगे, जिससे वो सबके सब 2 से गुणा होने पर 2 2 हो जाएंगे सारे, है ना। तो देखो आपको ये चीज़ बना के भी आनी है कि आपको इस प्रकार से क्या करना है, एक आपके बीकर लेना है, बीकर लेने के बाद नीचे आग सी लगानी है, उसको इधर लेना है, इधर लेने के बाद वो क्या है, वहाँ पर आपके CO2 गैस क्या करेगी, ये जो चूने का पानी है इसमें मिलावट करेंगे अपन CO2 गैस को। अगर मान लो ये रंग दूधिया हो गया, कैसा हो गया, दूधिया हो गया, है ना, तो दूधिया होने पर हम लोग को पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से CO2 के अपन क्या करते हैं बच्चों, परीक्षण करते हैं। नॉर्मली बातें बहुत सिंपल है, आप इसको समझो तो बहुत आसान है ना। चलो अगली बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है अपने, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। बच्चों अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, अपने अम्ल की क्रिया कार्बोनेट से करवाई है, अपने क्षार की क्रिया भी कार्बोनेट से करवाई, लेकिन वहां बोला था कि ये कार्बोनेट से नहीं होगी क्षार की अभिक्रिया। अपने हाइड्रोजन का परीक्षण भी पढ़ा है, अपने CO2 का परीक्षण भी पढ़ा है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करे तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों आपको एक ही बात याद रखनी है कि जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। और उस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी बच्चों अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया आपस में होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हो। इस चीज का आप विशेष करके याद रख लेना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लेते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अब बच्चों यहाँ एक शब्द आया होगा, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करना। एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने का मतलब क्या है बच्चों, कि अम्ल क्या रहते हैं, खट्टे रहते हैं। कैसे रहते हैं, खट्टे रहते हैं। और क्षार कैसे रहते हैं आपके, क्षार कैसे रहते हैं आपके, कड़वे रहते हैं। क्या रहते हैं, कड़वे। तो जब भी इन दोनों की अभिक्रिया होती है ना बच्चों, तो ये क्या करते हैं, खट्टे और कड़वे के जो आपका प्रभाव रहता है, ये स्वाद रहता है, उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखेगा। देखो बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया भी करवा के बताई गई है कि HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। NaOH एक प्रकार का क्या है बच्चों, क्षार है। मैंने आपको ये बात बोल रखी है कि जिसके पीछे H आ गया या आगे H आ गया वो तो अम्ल हो गया, और जिसके पीछे OH आ गया या आगे आ गया वो क्षार माना जाएगा। तो ये क्षार, ये अम्ल है। जब इन दोनों की क्रिया करवाई तो वापिस वही बात बच्चों, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस आएगा, इधर भी इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। माइनस किसके साथ, प्लस के साथ, तो ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो NaCl हो गया। तो ये तो बन गया NaCl, तो ये हो गया लवण। अरे लूण बन गया ना, लूण वही नमक है, NaCl बन गया। और एक किसका निर्माण हो गया, इधर जाके एक जल का निर्माण हो गया, है ना, क्योंकि ये OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, तो H2 तो हो गया, और एक ऑक्सीजन तो H2O बन गया। इस प्रकार से आपको याद रखनी है कि जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं। ये आपको मेन है जो याद रखनी है। अब क्या है कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करें तो क्या होगा, है ना। अब अगले अपनी जो अभिक्रिया है उसमें कि अगर अम्ल की, अगर मैं अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करूं, तो धात्विक का मतलब बच्चों वापिस वही कि एक तो होती है धातु, है ना, एक तो आपकी क्या आएगी, धातु, और एक आएगी आपके ऑक्सीजन। क्या आएगी भाई, ऑक्सीजन आएगी। यानी कि आपकी क्या बन जाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी, धात्विक ऑक्साइड। ये बात मैंने आपको बच्चों पहले बहुत अच्छी तरीके से समझाई है कि आपके कभी भी ऐसा आ जाएगी किसी के पीछे ऑक्साइड लग रहा हो, क्या लग रहा हो, ऑक्साइड लग रहा हो, तो आपकी क्या होगी बच्चों, ऑक्साइड लग रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उस धातु के पीछे ऑक्सीजन लगी होगी। जैसे उस धातु के पीछे ऑक्सीजन लग जाएगी तो वो किस में बदल जाएगी, ऑक्साइड में बदल जाएगी, और वो धातु की धातु रह जाएगी। अब जैसे मैं आपको करके बताता हूँ कि एक तो सोडियम है ना, सोडियम धातु है, आपको पता है। इसकी क्रिया अगर मैं ऑक्सीजन से करूँ, किससे करूँ, ऑक्सीजन से करूँ, है ना, तो क्या होएगा बच्चों, कुछ नहीं, सिंपल सा काम होएगा, NaO बन जाएगा, NaO2, है ना, यही बनेगा NaO2। इसके ऊपर बच्चों क्या आता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस एक आता रहता है, तो इसलिए ये इस रूप में बदलता है ना, Na2O2 इस रूप में बदलता है ये, कि इसके ऊपर माइनस आता है। तो ये बन गया बच्चों सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। क्या नाम हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। क्या नाम हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। और सोडियम ऑक्साइड हो गया तो ये हो गया ना धात्विक ऑक्साइड, अगर सोडियम के पीछे ऑक्सीजन लग गया तो। सिंपल ही बात बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है
कि धात्विक ऑक्साइड और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं ना बच्चों, तो इसमें भी आपको याद रखना है कि एक तो लवण बनता है, एक क्या बनता है, जल बनता है। देखो बच्चों, एक तो CuO, देखो CuO एक धात्विक ऑक्साइड, आप समझो इसको, कॉपर और ऑक्सीजन है ना, कि कॉपर तो धातु होगी और ऑक्सीजन ऑक्साइड होगी, तो एक तो धात्विक ऑक्साइड होगी। अब फिर किससे क्रिया कर रहे हैं, अम्ल से क्रिया कर रहे हैं, तो क्या होएगा, तो वही वापस सेम टू सेम बात, Cu के ऊपर प्लस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आता है हमेशा के लिए, तो और इसके ऊपर प्लस आता है और इसके ऊपर क्या आता है, माइनस। तो माइनस वाला किसके साथ, इस प्लस वाले के साथ, इस ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ, तो CuCl, देखो प्लस वाला माइनस के साथ बनेगा तो क्या बन जाएगा, CuCl बन गया। और ये हाइड्रोजन गैस कितनी है, 2 है, देखो इधर आगे 2 लग रहा है, तो हाइड्रोजन गैस 2 होगी तो H2 हो गया, और ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर तो क्या बन गया, एक जल का निर्माण है कर लेंगे। इस प्रकार से याद रखना। तो कॉपर क्लोराइड के बनने से विलेन का रंग कैसा हो जाता है बच्चों, नीला हो जाता है। कॉपर आपके क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड ये वाला बच्चों है ना, Cu को आप बोलते हो कॉपर, क्या बोलते हो बच्चों, कॉपर के नाम से जानते हो, कॉपर। अरे कॉपर वही आपके, कॉपर क्या है आपके, वो तांबा, जानते हो तांबा, तांबा क्या होती है आपके, कॉपर होती है तांबा। तांबे का सूत्र कभी अगर पूछ ले आपको तो Cu होती है बच्चों। और क्लोरीन को बोलते हैं बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन ही बोलते हैं, या क्लोराइड भी बोल देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं, क्लोराइड भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है दोनों का। तो कॉपर क्लोरीन या कॉपर क्लोराइड बोलते हैं, तो ये आ गया कॉपर क्लोराइड। और इन दोनों का जब विलयन बनता है ना बच्चों, तो वो नीले रंग का बनता है। किस रंग का बनता है, नीले रंग का बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब अपन अम्ल की अभिक्रिया किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो एक तो लवण बनता है, एक जल बनता है, इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। और अगर अपन वही कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब HCl से करते हैं तो अपने कॉपर क्लोरीन बनता है, क्या बनता है भाई, कॉपर क्लोरीन बनता है। और कॉपर क्लोरीन का रंग कैसा होता है, नीले रंग का होता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखेगा बच्चों। अगली बात क्या है कि अगर सार की अभिक्रिया वही अधात्विक है ना, अधात्विक ऑक्साइड के साथ करें, अधात्विक का मतलब बच्चों ये है कि धातु नहीं होगी, अधात्विक होगी। क्या होगी वह, अधात्विक, धातु नहीं अधातु। जैसे कैल्शियम एक प्रकार का अधातु है, क्या है आपके, अधातु है। या मैं आपको बोल दूंगी एक कार्बन है ना, ये कार्बन एक अधातु, धातु नहीं है कार्बन, कार्बन तो गैस होती है बच्चों, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो एक तत्व है, कोई गैस भी नहीं है, कार्बन तो एक तत्व माना जाता है बच्चों। तो कार्बन एक तत्व, इसका मतलब धातु नहीं, ये अधातु है। और जब इस अधातु के पीछे ऑक्सीजन मिलेगी तो वो बन जाएगी अधात्विक ऑक्साइड। क्या बन जाएगी, अधात्विक ऑक्साइड। और जब अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया आपकी किसके साथ करें बच्चों, आप किसी भी क्षार के साथ करें तो आपकी एक तो लवण बनता है, एक जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है बच्चों, एक क्षार दिया गया है, देखो ये एक क्षार है। क्षार कैसे पता चला इस तरह ये क्षार है, अरे इसके पीछे क्या लग रहा है, OH लग रहा है ना, तो OH लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्षार। और अभी ये सूत्र पढ़ा था, ये सूत्र किसका था, ये था बुझा हुआ चूने का सूत्र। किसका सूत्र था, बुझा हुआ चूने का सूत्र, बुझा हुआ चूने का सूत्र था। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ये, जब इसकी क्रिया किसी अधात्विक ऑक्साइड, किससे, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, किससे, अधात्विक ऑक्साइड, किससे भाई, अधात्विक ऑक्साइड। ये देखो अधात्विक ऑक्साइड ये, तो जब इसकी क्रिया इससे करते हैं तो क्या बनती है बच्चों, आपके वही चीज मैं आपको समझाऊं कि इसके ऊपर वही चीज वापस आ गई प्लस, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर भी आती है प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और OH के ऊपर भी माइनस। वही प्लस किसके साथ मिलेगी, इस माइनस के साथ मिलेगी, और वही माइनस किसके साथ, इस प्लस के साथ। देखो CaCO2 है ना, मतलब Ca और CO2 इसमें साथ मिलेगा बच्चों। थोड़ा सा इसका ये याद रख लेना, ये यहाँ पे जो रूल है ये थोड़ा सा यहाँ लागू नहीं हो रहा है, यहाँ ये चीज़ लागू हो रही है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक तो Ca किसके साथ जा रहा है, इस पूरे के पूरे ऑक्सीजन CO2 के साथ जा रहा है, और इसका एक ऑक्सीजन और लेके जा रहा है ना, तो वो हो गया CaCO3। ये देखो चूने का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हो गया, चूना बन गया, और एक H2O बाहर निकल गया, तो एक तो बन गया लवण और एक क्या बन गया, जल का निर्माण आपके हो गया है बच्चों। इस चीज का विशेष करके याद रखना कि जब क्षार की क्रिया भी किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो एक तो लवण बनता है और एक क्या बनता है, आपके जल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट बात करूं बच्चों आपसे कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार, है ना, कि अगर देखो जल के विलयन में अम्ल और क्षार क्या प्रतिक्रियाएं करेंगे। एक टॉपिक आपके, मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया आपके कि बताओ जलीय विलयन के अंदर अम्ल और क्षार क्या प्रतिक्रियाएं करेंगे, तो उस चीज को अपन यहां समझते हैं। देखो भाई अम्ल है ना, तो अम्ल के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बहुत पहले बता रखी ये बातें, जब अपने पहली क्लास पढ़ी थी बच्चों इस लेसन की, तो उसमें आप देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फर्स्ट जो आपके, कि अम्ल हमेशा कभी भी अम्ल होता है ना बच्चों,
अम्ल हमेशा आपके क्या करता है, वो जो जल का विलयन होता है उस जल के विलयन के अंदर हमेशा H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन देता है। और बच्चों मैंने आपको ये भी बात अपन से कर रखी है कि जो क्षार होता है बच्चों, क्या होता है? क्षार। अपने क्षार क्या करता है बच्चों कि जो जल का विलयन है उसके अंदर OH माइनस आयन देता है। क्या देता है भाई? OH माइनस आयन देता है। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखेगा कि आपके अम्ल जल के अंदर H प्लस देता है, वहीं क्षार आपके OH माइनस देता है। जैसे देखो बच्चों में यहाँ अम्ल के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करते हैं? H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। ये चीज़ सबसे पहले आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बच्चों बात करूं कि H प्लस आयन H3O प्लस आयन के रूप में पाए जाते हैं ना, कि जो आपका H प्लस आयन है ना वो आपके जल के अंदर किस रूप में पाया जाएगा? H3O3 प्लस आयन के रूप में। ये अब क्यों पाया जा रहा है इसका मैं आपको रीजन देता हूं कि मान लो आपने कोई अम्ल मिलाया, क्या मिलाया? अम्ल मिलाया। किसके साथ मिलाया? जल के साथ मिलाया, है ना। तो आप क्या करोगे कि अम्ल, जैसे मान लो अपन ने HCl ले लिया, क्या ले लिया? HCl एक अम्ल लिया, और जल का सूत्र क्या होता है? H2O ले लिया। क्या ले लिया? H2O ले लिया। तो अपनी सिंपल सी बात ये होगी कि अम्ल क्या पैदा करेगा? अम्ल तो H प्लस पैदा करता है सर, जल के विलयन के अंदर क्या पैदा करता है? H प्लस पैदा करता है। तो ये H प्लस इस H2O के साथ जब मिलेगा तो ये क्या बना देगा? H3 आपके O प्लस बना देगा। क्या बना देगा? O प्लस, है ना। कि जब भी कोई चीज जुड़ती है ना तो बच्चों वो ऊपर प्लस आ जाता है ना। तो ये क्या बन गया? H3O प्लस बन गया। और बच्चों इसका नाम है हाइड्रोजन आयन। क्या नाम है इसे? इसे बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि आपका अम्ल क्या करता है? जल के अंदर H3O प्लस के रूप में रहता है। आपका जो H प्लस है ना वो किस रूप में रहता है? H3O प्लस के रूप में रहता है। इस चीज को आप याद रख लेना। जिस प्रकार यहाँ दिया गया है, देखो बच्चों यहाँ समझाया भी गया है, ये समीकरण लिखी हुई है एग्जाम्पल में। जैसे मैंने समीकरण बनाई वैसे के वैसे समीकरण बनी हुई है, और यहाँ पर वही क्लोरीन गैस क्या है? बाहर निकल जाएगी। समझ जाओगे बच्चों। तो इस प्रकार से अम्ल क्या करता है? जल के विलयन में अभिक्रिया ही करता है। चलो नेक्स्ट बात देख लेते हैं अपन। और नेक्स्ट बात वही सार के बारे में। इसमें क्या आपको सीखना है? आप खुद इंटेलिजेंट बन गए हो अब तक। तो क्या है भाई? देखो जलीय विलयन में सार किस रूप में प्रतिक्रियाएं करता है। तो देखो सार जल के विलयन में OH माइनस आयन देता है बच्चों। यहाँ माइनस लिख लेना आप, है ना। OH माइनस आयन देता है और क्या करेगा? सिंपली बात है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ तो सिंपली बात है कि मान लो कोई सार है, क्षार है। जब सार की क्रिया जल से करते हैं तो कुछ नहीं है वो सार। आप जैसे मान लो सार अपन ने लिया NaOH ले लिया, है ना, और अपने जल ले लिया H2O। तो यहाँ कुछ नहीं है, ये तो OH माइनस आयन पैदा करके निकल जाएगा। क्या करके निकल जाएगा? OH माइनस आयन पैदा करके निकल जाएगा। सिंपली बात है। देखो जैसे NaOH के साथ जब जल के अभिक्रिया करते हैं सोडियम अलग हो जाएगा, OH माइनस से अलग हो जाएगा। तो इसका सोडियम अलग चला जाएगा, इधर Na प्लस, है ना, OH माइनस अलग हो जाएगा। सिंपली बात है, कोई आपकी घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों एक चीज यहाँ दी गई है कि जब जल के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। क्योंकि बच्चों अम्ल और क्षार की जब जल में अभिक्रिया करते हैं ना कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्लास्ट, बहुत ज्यादा फटाके। जैसे भी थोड़ी देर पहले अपन ने हाइड्रोजन गैस परीक्षण पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते समय जब अपन मोमबत्ती को उसके पास लाते हैं तो वहाँ एक पॉप की आवाज आती है, यानी फटाके की आवाज आती है, फट जोर से। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि वहां पर अपने को कुछ ना कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, और वो सावधानियां आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। और क्या क्या है इधर देखो आप, है ना। देखो सावधानी पहली वाली जो दे रखी है बच्चों, वो सावधानी आपके पहली सावधानी दे रखी है। क्या दे रखी है? पहली सावधानी आपके देखना, हमेशा अम्ल व क्षार को जल से धीरे धीरे मिलाना चाहिए, है ना। अम्ल और क्षार को क्या है? जल के साथ धीरे धीरे मिलाओ, एकदम मत मिलाओ। अगर आपने एकदम मिलाया ना बच्चों, हो सकता है वहां पर आपके ब्लास्ट हो जाए। क्या हो जाए? ब्लास्ट हो जाए। तो अम्ल और क्षार को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अगली बात क्या है बच्चों? यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसीलिए कांच के पात्र में लगातार हिलाते होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको जब पहला लेसन पढ़ा रहा था तो पहले लेसन के अंदर मैंने आपके रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ाया था, और उसकी लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। और देखो आपकी अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी, तापमान के आधार में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी, और एक होती है ऊष्माशोषी। क्या होती है भाई? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी होती है। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है बच्चों? जब इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या है? ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती? ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा का बाहर निकलना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यहाँ पर ऊष्माशोषी में ऊष्मा क्या है? अंदर ली जाती है। ऊष्मा क्या कर ली जाती है? अंदर ली जाती है। और ऊष्मा का अंदर लेना क्या है? ऊष्माशोषी है। और ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी है। तो ये प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, बहुत सारे ऊष्मा निकल सकती है, इससे आप जल भी सकते हो। इसलिए क्या करते हैं बस, तो इसलिए कांच के पात्र में उसको लेना चाहिए। अगर मान लो आप प्लास्टिक के पात्र में ले रहे हो और फिर हिला रहे हो तो क्या हो सकता है? वो आपका
प्लास्टिक का पात्र लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, आपके वो पिघल सकता है। या अगर मान लो आप स्टील के बर्तन में ले रहे हो तो वो आपके जल सकता है, गर्म होएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होएगा ना, तो इसलिए आपके जल सकता है। इसलिए कांच के पात्र में लो तो वो कांच का पात्र ना टूटेगा ना आपको जलन महसूस होएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये सावधानियां रखनी चाहिए। अगले टॉपिक की बात करूं बच्चों, तो अगला टॉपिक है अम्ल व क्षारों की प्रबलता। अब ये प्रबलता क्या चीज़ है ना, कि मैं आपको यूं कहूं कि अम्ल और क्षार होते हैं ना बच्चों, ये किस आधार में व्यवस्थित होते हैं। तो देखो बच्चों, एक बार अपने यहाँ डेफिनेशन देखते हैं कि किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उनके द्वारा H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। अम्ल व क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक यानी सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे मैं आपको यूं कहूं बच्चों कि अगर मान लो आपको किसी भी अम्ल है ना, अम्ल की प्रबलता ज्ञात करनी हो, अम्ल की प्रबलता से मतलब पहले समझो एक बार, और एक क्षार की प्रबलता ज्ञात करनी हो। देखो प्रबलता का मतलब यूँ होता है बच्चों कि मान लो कि जो जोरदार होता है, जो ताकतवर होता है वो ज़्यादा प्रबल होता है, और जो ताकतवर नहीं होता है दुर्बल होता है। ऐसे क्षार के बारे में बच्चों कि जो क्षार आपके प्रबल होता है ना, वही आपके ज़्यादा, जब मान लो कोई भी चीज़ प्रबल हुई तो वो प्रबल हुई ना, तो ये इसकी प्रबलता का मतलब क्या है। अपन जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं बच्चों, वो वाटर है ना, पानी के अंदर क्या है, H+ देते हैं, क्या देते हैं, H+ देते हैं। और क्षार अपने पानी के अंदर OH- देते हैं, क्या देते हैं भाई, OH- देते हैं। तो मान लो आप एक बात मानो कि अगर मान लो यहाँ पर 500 H+ बन रहे हो, कितने बन रहे हो, 500 H+ बन रहे हो, तो इसका मतलब उस पानी के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी ना, क्या होगी, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। अगर किसी क्षार के अंदर आपके 1000 क्या बन रहे हो, 1000 OH बन रहे हो, कितने बन रहे हो, 1000 OH बन रहे हो, तो इसका मतलब क्षार और ज्यादा कठोर होएगा, और ज्यादा प्रबल होएगा। इसका मतलब यहाँ पर अम्ल से ज्यादा प्रबल कौन है, क्षार ज्यादा प्रबल है। तो इसी आधार में ये बातें बोली गई है। देखो आप इसको पढ़ो कि किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उनके H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस चीज के बारे में आप ध्यान रख लेना। अगली बात है कि आपकी उसकी प्रबलता किसी सूचक के माध्यम से ज्ञात की जाती है। ये सार्वभौमिक या सार्वत्रिक का मतलब ये कोई ना कोई ऐसा इंडिकेटर लेंगे, ऐसा सूचक लेंगे जिसके माध्यम से ज्ञात करेंगे। मैं ये बात आपको यहीं समझाऊंगा। देखो भाई, एक बच्चों एक चीज होती है जिसे पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पीएच स्केल बोलते हैं, है ना। आप पीएच स्केल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। पीएच स्केल ऐसा एक स्केल होता है। और बच्चों ध्यान रखना, पीएच स्केल केवल एक अनुमानित स्केल है। ये कभी भी आज दिन तक दुनिया के अंदर भौतिक रूप से नहीं आया। भौतिक रूप से ऐसा नहीं कोई लैब में पड़ा हुआ है, आपने टेस्ट कर लिया। अभी तक ये क्या है कि अनुमानित है, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि हाँ ऐसा भी है, ठीक है, एक अनुमानित है। अभी ऐसा नहीं कि लैब में रखा हुआ है। पीएच स्केल कोई लैब के अंदर नहीं होता है। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या रेंज होती है, एक तो होती है जीरो, क्या होती है भाई, जीरो रेंज होती है, क्या होती है, जीरो। एक होती है 14 रेंज, कितनी होती है, 14, जीरो से लेके 14 होती है। और बीच में एक रेंज होती है 7, है ना, क्या होती है 7, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर 8, 9, फिर 10, फिर 11, 12 और 13 और 14, इस प्रकार से एक रेंज जमी होती है। तो आपको इधर वाले रेंज को सबसे पहले एक बार देखना, एक तो 0, 7 और 14, इसके माध्यम से समझेंगे। देखो भाई, मैं एक बात बोल रहा हूं बच्चों, उसको गौर से समझना कि जो पीएच है ना, पीएच स्केल के माध्यम से आपको, ये एक पीएच स्केल है बच्चों ना, सबसे पहले आपको ये लिख देता हूं मैं, पीएच स्केल है, क्या है ये, पीएच स्केल है। इसका फोटो मैं आपको बताऊंगा। पीएच स्केल है, इसके माध्यम से पीएच ज्ञात की जाती है, क्या ज्ञात की जाती है, पीएच ज्ञात करती है। अब देखो बच्चों कि जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, अगर मान लो अपन ने कोई पानी लिया, उस पानी के अंदर पीएच स्केल को रखा, और पीएच स्केल को रखते ही उसकी जो वैल्यू है 7 से ज्यादा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे आ रही है ना। तो जिसकी वैल्यू, जिस पीएच 7 से ज्यादा है, जिसकी पीएच 7 से अधिक है, इसका मतलब वो चीज क्षार है, क्या है वो, एक प्रकार से क्षार मानी जाएगी। और जिसकी पीएच 7 से कम है, जिसकी पीएच 7 से क्या है बच्चों, कम, ये तीर का निशान का मतलब नीचे है तो कम है, और ऊपर है तो ज्यादा है, तो इसका मतलब वो चीज अम्ल है बच्चों, क्या है वो, अम्ल है। देखो अगर मान लो इधर वाली कोई वैल्यू आ गई तो वो अम्ल है, कोई उधर वाली वैल्यू आ गई ना तो वो क्षार है, समझ जाओगे। अगर पीएच बराबर केवल 7 है ना बच्चों, तो इसका मतलब वो जो आपकी चीज है वो उदासीन है, क्या है आपके, उदासीन है। मान लो कोई भी चीज की पीएच 7 आ रही हो, तो इसका मतलब ना तो वो अम्ल माना जाएगा, नहीं वो क्षार माना जाएगा, वो माना जाएगा उदासीन। लेकिन कोई भी चीज 7 से पहले आ रही हो तो वो अम्ल माना जाएगा, अगर कोई भी चीज 7 से ज्यादा आ रही हो तो वो क्षार माना जाएगा। देखो बच्चों, इसमें वही दिया गया है, देखना,
एसिड को आप हिंदी में बोलते हो अम्ल, क्या बोलते हो, अम्ल। और न्यूट्रल को हिंदी में बोलते हो उदासीन, क्या बोलते हो, उदासीन बोलते हो न्यूट्रल को। और आपको जो एल्कलाइन है इसे आप हिंदी में बोलते हो क्षार, क्या बोलते हो, क्षार। देखो बच्चों इसमें 0 से लेके 0 वैल्यू से 14 तक की वैल्यू दी गई है, और 7 वाली वैल्यू को क्या बोला गया है, उदासीन बोला गया है ना। ये अगर इधर इधर जाते जाओगे, इधर कम होती जाएगी वैल्यू, अगर कम होती गई ना अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी बच्चों। अगर मान लो कोई पीएच आई 1 और किसी की पीएच आई 6, पीएच आई 6, देखो दोनों 7 से कम है, इसका मतलब दोनों के दोनों अम्ल है। लेकिन इनमें दोनों में से कौन सा ज्यादा अम्ल है, तो उस एक वाला ज्यादा अम्ल है। जिसकी वैल्यू घटेगी ना बच्चों वो ज्यादा अम्ल रहेगा। और इधर सार में उल्टा है, जिसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना वो सार भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो किसी के पीएच आ रही हो 12 और किसी के पीएच आ रही हो 13, तो इसका मतलब इसमें सर्वाधिक क्षार कौन सा है, भाई दोनों की वैल्यू 7 से ज्यादा, ये तो दिख ही रही है, तो 7 से ज्यादा, इसका मतलब अपन समझ जाएंगे ये सार है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा सारे कौन है, तो आपके जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो क्षार अधिक प्रबल है, वो प्रबल है आपके, है ना, ये बात समझना, प्रबल है वो। तो इसमें वही चीज है, नॉर्मली बातें दे रखी है कि आपको सर्वोत्तक सूचक कौन सा है। तो ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये सूचक किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। जैसे देखो ये कम होता गया, मतलब इधर कम होता जा रहा है, तो पहले ग्रीन था फिर पीला हो गया फिर थोड़ा थोड़ा और ज्यादा रेड हो गया। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि अम्ल अंतिम में जाकर लाल कलर का हो गया, तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय है। और इधर नीला 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 बहुत ज्यादा डार्क नीला हो गया, तो अगर मान लो कि जो सबसे ज्यादा नीला हो जाएगा वो सबसे ज्यादा क्षार हो जाएगा। ऐसी आपको याद रखनी है। ये बात अपनी होगी बच्चों, किसके बारे में चर्चा होगी, अपने पीएच। ये पीएच स्केल भी आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, पीएच स्केल एसिड और न्यूट्रल अपने पढ़ लिया। अगर मान लो इधर जाओगे तो क्या बनेगा, अम्ल बढ़ता जाएगा, है ना, अम्लीय मात्रा बढ़ती जाएगी। इधर जाओगे तो क्षारीय मात्रा बढ़ती जाएगी, और बीच में एक लवण का निर्माण होगा। जैसे यहाँ दे रखा है पीएच अगर बराबर 7 तो उदासीन विलयन, पीएच की मात्रा, है ना, पीएच की मात्रा अगर 7 से कम होगी। इसको पढ़ना सीखो बच्चों, ये ग्रेटर देन नहीं है, ऐसा मत समझना सर 7 से ज्यादा हो रही है ना, नहीं। पीएच कम है, देखो जिसका जिधर आपके मुंह बंद रहता है उसे कम बोलते हैं ना, आप 10वीं में ये बात पढ़ के आएंगे। पीएच कम है, कम क्या है, कम है, किससे, 7 से, तो वो अम्लीय विलयन। और पीएच ज्यादा है ना भाई, जिधर खुला हो इसका मतलब ज्यादा, तो पीएच ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 7 से, इसका मतलब विलयन कैसा है, क्षारीय विलयन है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझना। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चों की दैनिक जीवन के अंदर अपने जो ये पीएच है ये किस रूप का महत्व है। बच्चों यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये पीएच है, क्या है ये, पीएच है ना, ये च भय हो रहा है, इसको आप कर लेना कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो पहला बात करो बच्चों कि हमारे शरीर में 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य होता है। जो अपनी बॉडी होती है बच्चों, अपनी बॉडी में जो पीएच है वो 7 से कितना होता है, 7.8। तभी जाकर अपन अच्छा काम कर सकते हैं, तभी जाकर अपन उदासीन रह सकते हैं। अगर मान लो अम्ल की मात्रा अपनी बढ़ गई, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अम्ल की मात्रा अगर अपने आमाशय में बढ़ जाती है तो अपन क्या हो जाता है, अपना पेट दर्द चालू हो जाता है। और अगर ज्यादा भी होगी तो भी अपने समस्या हो जाएगी। तो पीएच की होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। अगली बात है कि वर्षा के जल का पीएच कितना माना जाता है, 5.6 माना कम से कम होता है, तो वह अम्लीय वर्षा होती है। अगर मान लो किसी वर्षा का जल का पीएच आपकी 5.6, देखो भाई 7 से कम है, इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे अपन, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा लिखना बस, अम्लीय वर्षा है, ठीक है। और मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो अपने अपना जो मुंह है इसके जो पीएच 5.5 से कम है तो लार आना चालू हो जाती है, लार। अपने यहाँ तो पानी आना चालू हो जाता है, अपन जब इमली देखते तो पानी आना चालू हो जाता है ना, उस टाइम अपने मुंह की पीएच घट जाती है बच्चों, इसीलिए अपने लार आती है ना। तो ये बात याद रख लेना। आगे मधुमक्खी का डंक है ना, जो डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। ये बात भी आप याद रख लेना कि जो आपके पीएच कम होएगी यानी कि अम्ल जो छोड़ेगा, मधुमक्खी का डंक आपके छोड़ता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी बच्चों, आपके दर्द चालू होना स्टार्ट हो सकता है। और अच्छी उपज के लिए पौधों की विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है ना। और वो होती है बच्चों कितनी पीएच की आवश्यकता होती है, 6.5 से 7.5 की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कि फसल की पीएच इतनी बढ़िया है ना, तभी जाके आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, अच्छा पौधा उगेगा, इसलिए क्यों, ये उदासीन पीएच बच्चों। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, रख लोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन बच्चों यहाँ पर
अगला है अपना, अगला टॉपिक है लवण, है ना। अम्ल अपन ने खत्म कर लिया, क्षार अपन ने खत्म कर लिया, अब अपने चालू हो रहा है बच्चों लवण। क्या चालू हो रहा है? लवण। लवण के बारे में देख लेते बच्चों। लवण आपके कब बनता है? अपन पहले पढ़ के आए बच्चों, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो एक तो लवण बनेगा, एक क्या बनता है? जल बनता है। ये बात अपन पहले करके आए थे, है ना। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनता है। ये बातें पहले सीख चुके हैं अपन कि HCl की अभिक्रिया NaOH से करेंगे, NaCl बनेगा, यानी कि लूण बनेगा, वो लवण हो गया, और H2 होगा, तो निर्माण होगा ही होगा। ठीक है, ये बहुत सारे आपको क्या दे रखे? लवण दे रखे हैं ना, तो इस चीज में आप ध्यान रख लेना। अब लवणों से रसायनों का, ये रसायन है बच्चों, रसायनों का निर्माण। रसायनों का निर्माण किस आधार पे होता है? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो सकता है, विरंजन चूर्ण का निर्माण हो सकता है, बेकिंग सोडा बन सकता है, धोने का सोडा बन सकता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन सकता है। देखो बच्चों, अपने लवण आपके जो बुक में दे रखे हैं, ये 5 लवण दे रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक विरंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन पांचों के बारे में अब आज सब चर्चा करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म में करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पहला देखो, ये वाला पढ़ रहे हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं बच्चों? निर्माण कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में उत्पन्न करता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चों, और इसमें एनोड की तरफ क्लोरीन जाती है और कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गैस जाती है ना। ये बात याद रख लेना। और कैथोड के पास NaOH का विलयन भी बनता है। जैसे मैं आपको एक अलग सी पीपीटी में समझाता हूं बच्चों, कि मान लो बच्चों अपने NaCl है। क्या है? NaCl है। जब इसकी क्रिया अपन H2 करते हैं, किससे करते हैं? H2, और साथ के साथ ही विद्युत भी डालते हैं। क्या डालते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत डालते हैं, तो क्या होता है बच्चों? ये टूटते हैं। और टूटते कैसे? ये तो टूट जाता है N+ में, और ये टूट जाता है Cl- में, और यहाँ पर ये तो टूट जाता है H+ में, और ये टूट जाता है OH- में। ये तोड़ना मैंने आपको सिखा रखा है पहले गए। और वही बात इसमें, ये बात आप खुद जानते हो ना बच्चों। ये बात आपने खुद ने पढ़ी हुई है ना। ये थोड़ा ये ऐसा हो गया, है ना। प्लस वाला तो किसके साथ? माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, और माइनस वाला इस प्लस के साथ, तो NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। तो अपने को बनाना भी तो यही है। इसी का नाम तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम है बच्चों हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि जब आपके NaCl की क्रिया, यानी सोडियम क्लोराइड की क्रिया, ये सोडियम क्लोराइड इसका नाम, अपन ने पढ़ा है क्लोरीन का नाम क्लोराइड है, सोडियम से। तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब जल से करते हैं, विद्युत प्रभावित करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों? एक तो आपके ये वाली गैस, है ना, एक तो ये वाली, और एक ये वाली, तो ये तो जाती है आपकी एनोड की तरफ। किसकी तरफ जाती है? एनोड की तरफ जाती है। और ये जाता है आपकी कैथोड की तरफ। किसकी तरफ जाता है? कैथोड की तरफ जाता है। इस चीज के बारे में आप याद रख लेना, है ना। जो माइनस होगा बच्चों, वो हमेशा एनोड की तरफ जाएगा, और जिसके ऊपर प्लस होगा वो हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा। इस चीज का आप याद रख लेना। और कैथोड के पास आपकी क्या भी बेटा रहता है? NaOH भी बेटा रहता है, जिसे आप यहाँ समझाया गया। देखो, एनोड के पास क्लोरीन गैस गई, और कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस गई, लेकिन कैथोड के पास NaOH का विलयन भी बनता है। इस चीज का भी आप याद रख लेना। चलो, उपयोग क्या है इसका? तो क्लोरीन का उपयोग तो किसमें? ईंधन में काम आता है बच्चों। क्लोरीन का उपयोग अपने किसमें करते हैं? ईंधन में करते हैं। इस चीज का आप याद रख लेना। और H का, जल की स्वच्छता, हाइड्रोजन गैस है ना बच्चों, तो इसका अपन जल की स्वच्छता में उपयोग करते हैं। ये चीज याद रखना। और PVC है ना, पॉली वाइनिल क्लोराइड, आपके पाइप बनते हैं बच्चों, पाइप। आपने पाइप का नाम सुना होगा, PVC के पाइप आते हैं, वो पाइप में आपके हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना। इसका थोड़ा उल्टा हो गया बच्चों ना, हाइड्रोजन गैस ईंधन में आता है, और क्लोरीन गैस, क्लोरीन पानी का निर्माण, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन वो जल की स्वच्छता और PVC पाइप बनाने में काम आते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा है बच्चों, ये थोड़ा आप सही कर लेना। हाइड्रोजन गैस ईंधन का है ना, इसमें लिख लेना, और क्लोरीन का इनमें लिख लेना, है ना। और NaOH का उपयोग क्या है बच्चों? ग्रीज हटाने के लिए, है ना, और साबुन व कागज बनाने के लिए। या तो आप क्या हटा सकते हो? ग्रीज हटा सकते हो। ग्रीज का मतलब बच्चों वही है कि अगर मान लो कोई आपके कुछ भी हो, कि लोहा वगैरह में कोई जंग छा रहा हो, या कपड़ों में कुछ भी आपके दाग लग रहा हो, तो उनको हटाने के लिए NaOH का काम आता है। नॉर्मली बात है, ग्रीज हटाने के लिए काम आता है। और साबुन हुआ, कागज बनाने में भी काम आता है NaOH का। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अगला अपने है, वो है अपने विरंजन चूर्ण। सबसे पहले तो बच्चों की सूत्र याद रखना, आपको सूत्र ही पूछ लेंगे। विरंजन चूर्ण का सूत्र होता है बच्चों CaCO2। CaOCl2 किसका सूत्र है? आपके विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अब निर्माण कैसे होता है बच्चों? कि शुष्क बुझे हुए चूने, और शुष्क बुझे चूने का सूत्र अपन कुछ जानते हैं बच्चों के, कल पहले कैल्शियम होता है, फिर OH के होल्ट वाइज लगा दो तो वो शुष्क चूना बन जाएगा। पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे? देखो, जब
CaOH2 ऑल ट्वाइस, ये तो शुष्क चूने का सूत्र है, ये क्लोरीन है। जब इनकी क्रिया करेंगे तो क्या होएगा बच्चों, इसमें से जल बाहर निकल जाएगा, ये पहले अपन ने सीखा हुआ है बच्चों। जल बाहर निकल जाएगा, इधर लवण बनेगा, लवण कौन सा बन रहा है, CaOCl2, तो किसका निर्माण होगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, इसका उपयोग किसमें आता है विरंजक चूर्ण का, तो वस्त्र उद्योग में सूती व मिलने के विरंजन के लिए। मान लो कि जो वस्त्र उद्योग है उसमें आपको सूती मिलानी है वस्त्रों के अंदर, तो वहां पर कौन सी आपकी विरंजक चूर्ण ही काम आता है। अगला, कागज की फैक्ट्री में लड़के के मज्जा के विरंजक के लिए, है ना, ये बच्चों अलग सा दे रखा है थोड़ा, ये मज्जा के लिए नहीं आता है, लड़के नहीं है, लकड़ी आती है, लकड़ी की मज्जा होती है उसमें काम आती है ना, ये लड़के नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी की मज्जा के व्यंजन में काम आती है। और पीने के पानी को रोग मुक्त, है ना, रोगाणु मुक्त बच्चों, ये रोग नहीं है, ये रोगाणु मुक्त है, रोगाणु मुक्त या रोगाणु नाशक के रूप में काम आती है। मान लो पीने का पानी बच्चों आपके खराब हो रहा है, बहुत सारा रोग उसके अंदर है, तो उसमें आप विरंजक चूर्ण मिला दो, इससे आपके पानी साफ हो जाएगा। जैसे आपके कभी कभी आपके, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके नल के अंदर थोड़ा पानी अजीब सा आता है बच्चों, उसके अंदर विरंजक चूर्ण मिलाते हैं। और ये अपन थोड़ी देर पहले भी पढ़ के आए, क्लोरीन गैस, है ना, ये देखो क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता में काम लेते हैं, तो ये दोनों मिलाते हैं बच्चों, जिससे आपके पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये बच्चों अपने विरंजक चूर्ण के बारे में बात होगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बेकिंग सोडा। अरे बेकिंग सोडा ये वही है आपकी जो ढोकले बनाते हैं ना, आप अगर गुजरात से रिलेटेड हो या आप राजस्थान के, तो ढोकले आप जानते होंगे, मक्की के बनते हैं, मक्की के जब दाल ढोकले खाए जाते हैं तो उसके अंदर एक चूर्ण मिलाया जाता है जिसे अपन बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडा मिलाया जाता है। या आप नॉर्मली जैसे आपकी दाल बाटी बनती हो, अगर राजस्थानी हो, दाल बाटी फेमस राजस्थान के अंदर, तो बाटियों के अंदर आपके बेकिंग सोडा डाला जाता है, जिससे क्या होता है, बाटी फट जाती है जल्दी, है ना। तो देखो भाई, और बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है बच्चों NaH का होल CO3, आप सूत्र याद रखना, NaHCO3, ये सूत्र है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, क्योंकि सोडियम इसका नाम, हाइड्रो इसका नाम, कार्बोनेट इसका नाम, तो इसलिए इसे बेकिंग सोडा जाना जाता है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये एक दुर्बल अक्षांश होता है ना, इसका मतलब ये बच्चों आपको मैंने संसारक पढ़ाए थे, संसारक में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी जंग को हटाने में या जंग लगने से रोकने के लिए काम आता है, तो आपका इसका उपयोग जंग रोकने के लिए भी काम ले सकते हैं, लेकिन दुर्बल रूप से, इतना काम नहीं लेते। अब देखो इसको कैसे बनाया जाता है, जब NaCl की क्रिया बच्चों CO2 और H2O से करते हैं ना, और अमोनिया, ये NH3 को बोलते हैं बच्चों अमोनिया, क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिया, ये NH3 का मतलब है अमोनिया। जब इन चारों की क्रिया की जाती है तो आपके NH4 और Cl बनता है, और एक बनता है NaCO3। आपके निर्माण किसका होता है, बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसका उपयोग किया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। अब देखो फिर इससे भी आपके अलग चीज और बनाई जा सकती है बच्चों, आपके NaH को तोड़ा जा सकता है, वापस Na2CO3 बनाया जा सकता है, और H2 और CO2 अलग की जा सकती है ना। अब देखो उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए अकेंगी या सोडा या टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। देखो इसका जब इसको बनाया जाता है, जब आपके तो अकेंगिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, इस चीज का आप याद रख लेना। ये एंटी एसिड का संगठन है। एंटी एसिड का मतलब बोले तो बच्चों, मान लो अगर आपका पेट दर्द कर रहा हो ना, तो पेट दर्द जब आप कर रहा हो तो आप इसको खा भी सकते हो। एंटी एसिड का मतलब ये है कि आपके पेट के अंदर एसिड बन जाता है, उसको रोकने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इस चीज का आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। और आगे देखो, ये अग्निशामक में इस्तेमाल, अग्निशामक नहीं बच्चे, अग्निशामक है, क्या है ये, अग्नि, कि अग्नि, अगर अपने आग लग जाए तो वहां भी आप बेकिंग सोडा का उपयोग करके उसको रोक सकते हो। एक ये खाना पकाने में भी इसका काम आता है बच्चों, और एक ये दुर्बल प्रकार का असर है। ये 5 आपको लिखने हैं, ये ऊपर लिख दिए, नीचे लिखने हैं आपको, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे धोने का सोडा, है ना। अब धोने का सोडा क्या होता है, इसका फिर सबसे पहले आप सूत्र याद रखो कि सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, Na2CO3 और 10H2O का आपका सूत्र है, किसका, धोने का सोडे का सूत्र है। अब देखो इसमें देखो भाई, इसका निर्माण किससे होता है, कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के से धोने का सोडे का निर्माण होता है। अपन बच्चों देखो इधर, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इस बेकिंग सोडे से एक चीज बनाई थी, Na2CO3। अब जब बच्चों क्या करते हैं, Na2CO3 क्रिया जब अपन 10H2 से करते हैं तो Na2CO3 डॉट 10H2 बन जाता है। इसका मतलब इसमें धोने का सोडा, अरे आपके जो सर्फ आता है, सर्फ सोडा जिसे आप कहते हो, ये वही है। इसका सूत्र क्या आता है, Na2CO3 डॉट 10H2। उपयोग क्या है, कांच, साबुन व कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए उपयोग करते हैं, और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, है ना। अगर मान लो जल ऐसा कठोर है या समुद्री पानी है, उसकी कठोरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, आपके धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट बात,
अगली लास्ट आपकी बात है बच्चों प्लास्ट ऑफ पेरिस, है ना। अब प्लास्ट ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो बच्चों मैं सबसे पहले एक सूत्र बताता हूं, CaSO4। ये बच्चों सूत्र है जिप्सम का। आप जिप्सम जानते हो, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 और पीछे लगता है 2H2O, ऐसा है ना, पीछे 2H2 लगता है, ये जिप्सम का सूत्र है। अगर बच्चों CaSO4 के पीछे आप आधा जल का अणु लगाओगे, आधा H2O लगाओगे ना, तो इसका ये बन जाएगा प्लास्ट ऑफ पेरिस, जिसे बच्चों शॉर्ट भाषा में POP भी बोलते हैं, प्लास्ट ऑफ पेरिस। अरे अगर आपका हाथ वाथ टूट जावे ना तो प्लास्टर बांधते हैं ना, वो प्लास्टर POP का होता है, प्लास्ट ऑफ पेरिस का होता है। देखो जिप्सम को 373 के लिए, ये के है केल्विन, है ना, केल्विन जब जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म किया जाता है तो जल के अणु त्याग दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं, और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाता है। अर्ध हाइड्रेट का मतलब आधा हाइड्रोजन रह जाता है, आधा रह जाता है वो। इसे सफेद चूर्ण को जलाने में काम भी लेते हैं और ये फिर जिप्सम बन जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर मान लो कि आपको इधर से समझो आप, है ना, कि अगर आपके पास CaSO4 अगर आपके पास जिप्सम हो, अगर आप इसको किसी को गर्म करोगे कितने केल्विन में, 373 केल्विन में गर्म करोगे आप, है ना। गर्म करने पर क्या करेगा, ये जल के अणु बाहर निकालेगा, जल के अणु बाहर निकालेगा, त्यागेगा, बाहर निकालेगा, और इसे कहते हैं डिहाइड्रेट। क्या कहते हैं बच्चों, इसको डिहाइड्रेट कहते हैं। इसी क्रिया को डिहाइड्रेट भी कहा जाता है। जल के अणु को बाहर निकालना डिहाइड्रेट कहलाता है, ये बात याद रख लेना। और कितना निकालेगा, 1.5 निकालेगा, है ना, 1.5 निकालेगा, आधा इसके पास बचेगा, और आधा बचेगा तो CaSO4 डॉट आधा H2O बचेगा, और इसे कहते हैं बच्चों POP, प्लास्ट ऑफ पेरिस भी इसे कहते हैं। और अगर बच्चों प्लास्ट ऑफ पेरिस से वापस आपके क्या करना हो, आपके वापस जिप्सम बनाना हो, तो सिंपल सी बात CaSO4 और डॉट हाफ H2O, इसको अगर वापस बनाना तो वापस 1/2 आपके H2O से क्रिया करवा दो, और क्रिया कराने तो वापस क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O बन जाएगा। मतलब कि आपके क्या बन जाएगा, वापस जिप्सम बन जाएगा, और इसे कहते हैं आपके वापस हाइड्रेट करना। हाइड्रेट का मतलब पानी देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि आपके एक बनाने की क्रिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। उपयोग क्या करते हैं बच्चों, टूटी हड्डियों को सही जगह में स्थिर रखने के लिए। मतलब आपको मान लो टूट गई हड्डी, आप प्लास्टर लगाया आपने, तो वो हड्डी एक जगह स्थित रहेगी, ऐसे धीरे धीरे वो अपने आप जुड़ जाएगी ना। खिलौने तथा दस्तावेज बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, जो काफी खिलौने में इसके बनाए जा सकते हैं। और दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए भी काम लेते हैं। अगर मान लो दीवार है बच्चों, है ना, तो दीवार की सतह अगर आपको चिकनी बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। लास्ट पेज अपना ये बच्चों, क्रिस्टल जल का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई। अगर मान लो अपने क्रिस्टल जल का उपयोग करना है तो वो कहां पर करते हैं, देखो बच्चों, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। ये आपकी एक परिभाषा याद रखना, है ना, कि मान लो कि कोई भी एक सूत्र है, उस सूत्र के अंदर जल के अणु कितने हैं, उस सूत्र के अंदर जल के अणु कितने हैं, निश्चित कितने हैं, वो क्रिस्टल जल कहलाता है। जैसे मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि CaSO4 डॉट 2H2 और एक बोलूं CaSO4 डॉट हाफ H2O, और मैं एक बोलूं आपको CuSO4 डॉट 5H2O, ये बोलूं, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ रहे, इसके अंदर जल के अणु कितने हैं सर, 2 है, पीछे 2 दिख रहे हैं। इसके अंदर कितने सर, इसके अंदर आधा दिख रहा है, आधा। इसके अंदर कितने सर, इसके अंदर हमने 5 दिख रहे। तो ये जो इनकी फिक्स मात्रा है ना, लवण के सूत्र में इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, क्रिस्टल जल कहलाता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखेगा बच्चों। ये वापस सूत्र किसका हो गया, ये सूत्र जिप्सम का। किसका सूत्र है ये, जिप्सम का सर। ये किसका हो गया सर, ये भी थोड़ी देर पहले आपने POP प्लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र है। ये सूत्र याद रखना, ये है बच्चों आपके कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और कॉपर सल्फेट को आप दूसरी भाषा में नीला थोता भी बोलते हो बच्चों। क्या बोल सकते हो, नीला थोता भी आप इसे बोल सकते हो। ये आपके सूत्र भी याद रखना बच्चों। इसी के साथ अपना जो सेकंड लेसन है साइंस का, वो यहीं खत्म होता है। अपन ने पहले लेसन की बात कर ली, और 2 वीडियो अपने सेकंड लेसन की बनी, जो आपके कंटिन्यू यूट्यूब चैनल में डल रही है। और इसी के साथ अपन आगे कंटिन्यू तीसरा लेसन भी लेके आएंगे। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।